आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का लेख है विवेक से मिलती है वासना पर विजय, जिसे एक कथा के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ज्योति महिला छात्रावास की दूसरी मंजिल के एक कमरे में रहती थी। उसके समानांतर एक अन्य कमरे में जेनी रहती थी। दोनों के कमरों के बाहर बरामदे एक दूसरे के बीच एक दीवार से अलग अलग होते थे। दोनों बाहर बरामदे में बैठी थीं। कुर्सियों पर बैठी हुई वे दिव्य हिमालय को निहार रही थीं, क्योंकि उनकी खिड़की से हिमालय की समूची दिव्यता व वैभव दृष्टिगोचर होता था। ज्योति एवं जेनी दोनों ही की दृष्टि हिमाच्छादित शुभ्र धवल शिखर को देखकर ठहर गई थी। निरभ्र आकाश के विस्तार में चंद्रदेव अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ उदित हो चुके थे। उनकी चांदनी हिमालय के इस दिव्य परिसर की दिव्यता को षड्गुणित कर रही थी। चारों ओर हिम शिखरों से घिरी ये घाटी अद्भुत प्रतीत हो रही थी। वातावरण में पर्याप्त शीतलता थी। ज्योति ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक गर्म पेय लिया हुआ था, जिसे पीते हुए वो अपलक हिमालय के इस दिव्य दैवी एवं अद्भुत सौंदर्य को अपने अंतस में भर रही थी। दूसरी ओर खड़ी जेनी भी हिमालय के इस अप्रतिम सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित थी। इसलिए तो वो अपना पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद भी वहीं रुकी हुई थी। ज्योति और जेनी दोनों मित्र थीं। दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे और साथ ही ज्योति व जेनी दोनों को हिमालय की वादियों में घूमना पसंद था। ज्योति एक कुलीन परिवार से संबंधित थी। उसकी रग-रग में भारतीय संस्कृति बसी थी। इतनी कम उम्र में वो त्याग, तप एवं व्रत उपवास को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना चुकी थी। जेनी को ज्योति बहुत अच्छी लगती थी। वह उसके सांस्कृतिक मूल्य भी उसे आकर्षित करते थे। ज्योति अपलक हिमालय के सौंदर्य को निहार रही थी। वो तब चौंकी जब पीछे से जेनी ने उसे आवाज़ दी। जेनी ने कहा, ज्योति, मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर ध्यान करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? यदि तुम्हारे मौन में कोई व्यवधान न हो तो मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। इतना कहकर वो ज्योति के बगल में खड़ी हो गई। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का पर्याप्त सम्मान करती थी। यही तो प्रगाढ़ संबंधों का आधार है। ज्योति ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ अवश्य बैठो। आओ, साथ बैठकर हिमालय की इस दिव्यता का आनंद उठाते हैं। जेनी के मन में कई दिनों से एक प्रश्न उभर रहा था और उसके पास इसका कोई समाधान नहीं था। उसे विश्वास था कि ज्योति अवश्य ही उसका समाधान करेगी। जेनी ने कहा, ज्योति, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या तुम इसका समाधान कर सकती हो? ज्योति आत्मीयता से बोली, क्यों नहीं, मेरे पास इसका समाधान होगा तो अवश्य करूँगी। जेनी ने पूछा, वासना का अंत कहाँ है? कैसे वासना को संयमित एवं नियंत्रित किया जा सकता है? किस विधि से यह संभव है? ज्योति इस प्रश्न को सुनकर अपने अतीत की उन यादों में चली गई जब उसके दिवंगत दादाजी ने कुछ ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया था। ज्योति अपने दादाजी की ही बातों को बताने लगी। ज्योति ने कहा, वासना अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। वासना तृप्ति का भरोसा दिलाती है, लेकिन अतृप्ति को और गहरा करती है। इसलिए वासना के पीछे भागने के लिए आंखों का बंद होना जरूरी है। इसके लिए मैं तुम्हें एक कीड़े का जीवन चक्र बताती हूँ। एक विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जो अपने नेता कीड़े के पीछे चलते हैं। यदि इन कीड़ों को एक गोल थाली में रख दिया जाए तो ये सब इस थाली की गोलाई में चलते रहते हैं। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाते हैं। फिर से वे वहीं से चलना शुरू कर देते हैं और बार बार वहीं पहुँचते हैं। ज्योति बोली, जेनी, वासनाओं के पीछे भागते हुए व्यक्तियों की दशा भी कुछ इसी तरह की है। मौत से पहले वे कभी नहीं जान पाते कि जिस मार्ग पर वे हैं उस मार्ग का कोई अंत नहीं है। वह एक वर्तुल है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। ये कहीं नहीं पहुँचता है। वर्तुल तो बस गोल गोल घुमाता है, पहुँचाता कहीं भी नहीं है। जो वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं वे भी बस उसी तरह गोल गोल चलते जाते हैं। वे ये विचार भी नहीं कर पाते कि वासनाओं का अंत नहीं है, ये कहीं नहीं पहुँचेंगी। घूम फिरकर हम वहीं उन्हीं वासनाओं में अटक जाते हैं। जेनी ध्यान से ज्योति की बात सुन रही थी। ज्योति की बातें उसके प्रश्न का समुचित समाधान कर पा रही थी। उसकी निगाहें बीच बीच में हिमाच्छादित शिखरों पर चली जाती थी जो चंद्रमा के प्रकाश में नहा उठे थे। ज्योति तो उन धवल शिखरों को अपलक निहार रही थी।
जेनी ने कहा, ज्योति, इस वासना पर कैसे विजय पाई जा सकती है? ज्योति बोली, वासनाओं के पीछे चलकर भला कब कौन कहाँ पहुंचा है। इस राह पर न तो तृप्ति है, न तुष्टि और न शांति। कम ही ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो अपनी मृत्यु से पहले इस भटकन से उबर कर विवेक का अनुसरण करने लगते हैं। विवेक ही एकमात्र समाधान है वासना का। विवेक हो तो वासना कहीं नहीं ठहर पाती है। जो आंखें खोलकर चलने का साहस करते हैं वे अपने ही आप विवेक को पा जाते हैं, और जब विवेक की प्राप्ति, उपलब्धि एवं अनुभव हो जाता है तब विवेक के सम्मुख वासना की सारी अतृप्ति वैसे ही भाप बनकर उड़ जाती है जैसे सूरज की तपन में ओस के कण उड़ जाते हैं। वासना से अतृप्ति, असंतुष्टि और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलता, और विवेक में ठीक इसके उलट तृप्ति, तुष्टि एवं शांति का खजाना भरा हुआ है। विवेक ही वासना का एकमात्र समाधान है। विवेक को जागृत करके ही वासना पर विजय पाई जा सकती है। निरभ्र आकाश में चांद ढलने लगा था। ज्योति के इस विवेकपूर्ण समाधान से जेनी के सारे प्रश्न विलीन हो चुके थे। जेनी ज्योति की ओर देखते हुए बोली, ज्योति, तुम्हारे इस समाधान रूपी उपहार के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्योति ने कहा, जेनी, विवेक को जागृत करने का प्रयास करो, इसी के अनुरूप चलो, वासना से विवेक की ओर बढ़ो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम उपहार होगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। रात गहरी हो चुकी थी, पर आज जेनी के अंतर्मन में विवेक रूपी चंद्रोदय हो चुका था। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड ज्योति, पृष्ठ संख्या 21 और 22, जनवरी 2017। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाने का सहयोग करें, और अगर आप इस विचार प्रसार परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। एक विनम्र अनुरोध ये है कि यदि आप इस सीरीज़ पर कोई कमेंट्स करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होगा, जिससे हमें हमारी कमियों को देखने का और खूबियों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।